आज का ये वीडियो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है और मेरे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो, क्योंकि मैंने जिस विजन के साथ इस चैनल को स्टार्ट किया था कि मैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे शेयर करूंगा जो मैं कर रहा हूँ मेरी लाइफ में, और मेनली वो चीज़ें जो मैं कर रहा हूँ फाइनेंशियली फ्री होने के लिए। तो आज से 3 साल पहले मैंने मेरा माइंड मैप बनाया था और इस चैनल पर बताया था कि ये वो सारी चीज़ें हैं जो मेरे को करना है, जिसमें था कि हेल्थ, यूट्यूब, इंग्लिश, डिजिटल मार्केटिंग, कंप्यूटर और इन्वेस्टमेंट्स। तो इनमें से हेल्थ को मैंने मेंटेन किया हुआ है, कंप्यूटर आई कैन ऑपरेट इट और उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं और रहेंगी हमेशा सीखने के लिए, और इंग्लिश मैं बोल सकता हूँ, बस नेक्स्ट लेवल पर जाना है। और यूट्यूब तो यूट्यूब चल ही रहा है, डिजिटल मार्केटिंग मैं बहुत जल्दी ट्राई करने वाला हूँ अपने चैनल पर और बाकी सारी चीजें यहाँ पे शेयर भी करूंगा। और आज का ये वीडियो बना रहा हूँ मैं अपनी इन्वेस्टमेंट्स दिखाने के लिए जो मैंने 2 महीने पहले शुरू करी है। तो अभी मैं मेरा पोर्टफोलियो भी दिखाऊंगा और वो सारी चीजें बताऊंगा जो मैंने देखकर और समझकर अपने पैसे इन्वेस्ट करना शुरू करा है। तो अब मेरे जैसे मेजॉरिटी ऑफ पीपल जिनको शेयर मार्केट का ज़्यादा नॉलेज नहीं है और ना ही वो इतना टाइम दे सकते हैं कि किसी एक कंपनी को स्टडी करके उसका पूरा रिसर्च करके उसमें उसके शेयर्स खरीदे, और ना ही वो इतना दिमाग लगाना चाहते हैं, उनको सिर्फ सेफ्टी चाहिए। तो ऐसे लोगों के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है म्यूचुअल फंड्स, और म्यूचुअल फंड्स में भी इंडेक्स फंड्स, जो कि इंडिया में है निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, जिसमें कि इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में आपका पैसा लगता है। जैसे कि अगर आपने 100 रुपए लगाए तो 100 रुपए में से 20 रुपए लगेगा जो टॉप 50 कंपनी में से सबसे टॉप पर है, 20 रुपए लगेगा उस कंपनी में, मान लो टाटा की, उसके बाद में एशियन पेंट, उसके बाद में इन्फोसिस, ऐसे करके 5, 10, 20 रुपए, 10 रुपए, 5 रुपए, ऐसे करके टॉप 50 कंपनीज में आपका पैसा लगता है। तो अब क्वेश्चन आता है कि इतने सारे इंडेक्स फंड्स हैं, पैसा इन्वेस्ट किस में करें, कौन सा इंडेक्स फंड बेस्ट है, किसमें सेफ्टी ज्यादा है और रिटर्न्स अच्छे हैं। तो ऐसे ही पता नहीं कितने क्वेश्चंस थे मेरे दिमाग में, क्योंकि सब कुछ बिल्कुल शुरू से सीखना था, कुछ नहीं पता था, मेरे पूरे खानदान में किसी ने इन्वेस्टिंग नहीं करी होगी। तो शेयर मार्केट सुनते से दिमाग में ऐसी इमेज आती है कि पता नहीं क्या होगा, कितना डिफिकल्ट होगा, सट्टा, जुआ, बड़े लोगों के काम और पता नहीं क्या क्या होगा वगैरह वगैरह। लेकिन फिर इन सब सवालों के जवाब ढूंढते ढूंढते बहुत कुछ सीखा और उसके बेस पे अपने लिए 10 ऐसे पैरामीटर्स बनाए जिनको अगर कोई इंडेक्स फंड पास कर लेता है तो वो बेस्ट है मेरे अकॉर्डिंग। और ये कोई सजेशंस वगैरह नहीं है, मैं सिर्फ अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी और प्लान्स शेयर कर रहा हूँ, दैट्स इट। तो अब वो 10 पैरामीटर्स कौन से हैं वो शुरू करने से पहले एक जरूरी चीज कि जो भी पॉइंट्स मैं बताने वाला हूँ उनको डिटेल में समझने के लिए यूट्यूब पे वीडियोस देख लेना, बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल हैं, क्योंकि मैंने पता नहीं कितने वीडियोस देखे हैं उन चीजों को समझने के लिए, और इस एक वीडियो में वो सारी चीजें एक्सप्लेन कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो अब शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज और है कि ये जो 10 पैरामीटर्स है मेरे, ये तीनों टाइप्स के फंड्स सिलेक्ट करने के लिए बेस्ट है, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। और लार्ज कैप कंपनीज होती है जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 10,000 करोड़ से ज्यादा की होती है, 3,000 करोड़ से 10,000 करोड़ तक की मिड कैप कंपनीज होती है, और 0 से 2,000 तक की मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी आती है स्मॉल कैप। और इन कंपनीज में रिस्क भी ऐसे ही रहता है, जो लार्ज कैप कंपनीज है वो बड़ी कंपनीज है, तो वो जाहिर सी बात है बंद नहीं होने वाली, इतने टाइम से चल रही है, तो उनमें रिस्क कम होता है। मिड कैप में उसके कंपैरेटिवली रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है, स्मॉल कैप में रिस्क बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि छोटी कंपनीज कभी भी बंद हो सकती है और बहुत ज्यादा ग्रो भी कर सकती है, तो इनमें रिस्क होता है और उसी के अकॉर्डिंग रिटर्न्स भी ज्यादा हो सकते हैं। और मैंने अभी सिर्फ लार्ज कैप में इन्वेस्ट करा हुआ है और मैं मिड कैप और स्मॉल कैप में भी करूंगा बाद में। और यहाँ पे लॉन्ग टर्म की डेफिनेशन सबकी अलग अलग हो सकती है, कुछ लोग 3 से 5 साल को भी लॉन्ग टर्म समझ सकते हैं। तो अब शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। तो इन 10 पैरामीटर्स को जो मैंने हेडिंग दी है वो है क्वेश्चंस दैट नीड टू बी आस्क्ड बिफोर चूजिंग अ म्यूचुअल फंड। क्वेश्चंस जो पूछना जरूरी है कोई भी म्यूचुअल या इंडेक्स फंड चूज करने से पहले। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंट रिटर्न्स, यानी कि उस फंड ने लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंट रिटर्न्स दिए हैं या नहीं। लेकिन अगर कोरोना के बाद से देखोगे अभी तक तो ऑलमोस्ट 5 साल हो गए हैं और सबने गधे घोड़े सबने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, क्योंकि मार्केट ही वैसा है। लेकिन एक्चुअल कैपेबिलिटी तो तब पता चलती है ना जब मार्केट डाउन रहता है। तो मेरी लॉन्ग टर्म की डेफिनेशन है एटलीस्ट 10 साल, यानी कि उस इंडेक्स फंड के पिछले 10 सालों में कंसिस्टेंट रिटर्न्स होने चाहिए। पैरामीटर नंबर 2 एक्सपेंस रेशो। एक्सपेंस रेशो होता है एग्जिट लोड, यानी कि जब आप पैसे अपने विड्रॉ करोगे तो कितने चार्जेस लगेंगे, ब्रोकरेज चार्जेस वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो एक्सपेंस रेशो उस फंड की कैटेगरी में जो बाकी फंड्स हैं उनके कंपैरिजन में या तो कम होना चाहिए या तो उनके बराबर होना चाहिए तो चलेगा। और मिड कैप और स्मॉल कैप में अगर रिटर्न्स ज्यादा है और कंसिस्टेंट है तो ब्रोकरेज चार्जेस या एक्सपेंस रेशो थोड़ा ज्यादा हो तो चलेगा। थर्ड है ट्रैकिंग एरर। देखो कोई भी इंडेक्स फंड निफ्टी को कॉपी करता है, यानी कि अगर निफ्टी 50 मार्केट ऊपर जाएगा तो वो फंड भी ऊपर जाएगा, अगर वो नीचे आएगा तो फंड भी नीचे ही जाएगा। तो इसका उल्टा नहीं होना चाहिए कि निफ्टी मार्केट ऊपर जा रहा है फंड नीचे जा रहा है, या मार्केट नीचे जा रहा है और फंड ऊपर जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसको बोलते हैं ट्रैकिंग एरर, क्योंकि वो फंड निफ्टी को ट्रैक करता है और ये ट्रैकिंग एरर 1% से कम होना चाहिए हमेशा, और जो फंड मैंने चूज करा है उसका 0.3%। फोर्थ पैरामीटर इज अल्फा,
ये बताता है कि कोई फंड उसके बेंचमार्क से ऊपर परफॉर्म कर रहा है या नीचे परफॉर्म कर रहा है। और अब बेंचमार्क क्या होता है ये समझने के लिए यूट्यूब पे वीडियोस देख लेना, लेकिन अगर मैं मेरी सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो मान लो कोई फंड है जिससे हमें एक्सपेक्टेशन है, उम्मीद है कि वो यहाँ तक परफॉर्म करेगा, तो ये होगा उसका बेंचमार्क। अब वो उसके ऊपर परफॉर्म कर रहा है या नीचे परफॉर्म कर रहा है, ये अल्फा बताता है। जैसे मान लो कोई फंड है जिससे 12% की रिटर्न्स एक्सपेक्ट करिए, तो ये 12% हो गया उसका बेंचमार्क। लेकिन अगर वो 13% की रिटर्न्स दे रहा है तो उसका अल्फा होगा 1, यानी कि उसके बेंचमार्क से 1% ज्यादा परफॉर्म करके दे रहा है, तो उसका अल्फा हो गया 1। और ये हमेशा 1 से ज्यादा रहना चाहिए, 1 से कम है मतलब वो अपने बेंचमार्क को ही बीट नहीं कर पा रहा है, तो ये हो गया अल्फा। फिफ्थ पैरामीटर है बीटा। ये दिखाता है किसी भी फंड की वॉलेटिलिटी, यानी कि वो फंड कितना जल्दी ऊपर या कितना जल्दी नीचे चला जाता है, एकदम से ऊपर एकदम से नीचे होता है, इसको बोलते हैं वॉलेटिलिटी। तो किसी भी फंड में ज्यादा वॉलेटिलिटी इज नॉट अ गुड साइन, तो वॉलेटिलिटी कम होना चाहिए, बीटा कम होना चाहिए। सिक्स्थ है रेटिंग्स, मतलब कि अलग अलग फाइनेंशियल वेबसाइट्स पर किसी भी फंड की कितनी रेटिंग्स है। हर फाइनेंशियल वेबसाइट्स पर 4 to 5 स्टार्स की रेटिंग हो, सो इट्स अ गुड साइन। और जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मैं अलग अलग वेबसाइट्स ढूंढ रहा था, अलग अलग वेबसाइट्स पे अलग अलग फंड्स को कंपेयर कर रहा था, बहुत सारी चीजें कर रहा था। ChatGPT से मैंने पूछा कि कितनी वेबसाइट्स है, तो वेबसाइट्स बहुत सारी थी, मैंने सबको ट्राई किया और उनमें से जो बेस्ट वेबसाइट्स मेरे को लगी अभी तक वो ये 8 वेबसाइट्स थी। तो ये है वो वेबसाइट्स: वैल्यू रिसर्च, ET मनी, स्क्रिप्ट बॉक्स, मनी कंट्रोल, thefundu.com, morningstar.in, advisorkhosh.com और टिकर टेप। अब बात करते हैं पैरामीटर नंबर 7 की, जो कि है सेक्टर एलोकेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। तो सबसे पहले तो पूरा फंड वेल डाइवर्सिफाइड होना चाहिए, यानी कि हर कंपनी में उसका पैसा लगा हुआ होना चाहिए। ऐसा ना हो कि किसी एक कंपनी में पूरा पैसा लगा जाए या एक ही कंपनी में बहुत ज्यादा पैसा लगा जाए और वो कंपनी बंद हुई और पैसा गया। वो कहावत है ना कि सारे अंडे एक बास्केट में नहीं रखना चाहिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरा फंड नंबर 1 वेल डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से सेक्टर एलोकेशन। सेक्टर एलोकेशन होता है कि किस इंडस्ट्री में कितना % पैसा इन्वेस्टेड है। और अब यहाँ पे हर किसी की अपनी चॉइस हो सकती है कि जैसे किसी को लगेगा कि बैंकिंग सेक्टर ग्रो करेगा या फिर एजुकेशन सेक्टर ग्रो करेगा, तो वो किसी फंड में सेक्टर एलोकेशन देख के उस अकॉर्डिंग इन्वेस्ट कर सकते हैं। पर मैंने क्या इन्वेस्ट किया वो बताता हूँ। तो मैंने 3 मेन सेक्टर्स को देख के इन्वेस्ट किया जो मेरे को लगता है कि आने वाले टाइम में ग्रो करेंगे। तो उनमें से पहला सेक्टर है IT, टेक्नोलॉजी सेक्टर। तो टेक्नोलॉजी में अभी क्या हो रहा है, आगे क्या होने वाला है, गवर्नमेंट के क्या प्लान है, 5G आ रहा है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, मोदी जी का सपना है डिजिटल भारत बनाने का, स्टार्टअप्स आ रहे हैं, नए इनोवेशंस हो रहे हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स की जरूरत है और आगे भी पढ़ने ही वाली है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो रहे हैं और AI आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रो हो रहा है। तो मेरे हिसाब से तो ये सेक्टर ग्रो करेगा, बाकी का पता नहीं। उसके बाद दूसरा सेक्टर है फाइनेंशियल सेक्टर, बैंकिंग। तो इंडिया बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है और अगर ऐसे ही ग्रो करता रहा तो बैंकिंग सेक्टर तो ग्रो करेगा ही करेगा, क्योंकि अगर किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को ग्रो करना है तो बैंकिंग सेक्टर को ग्रो करना ही पड़ेगा। तो अगर इंडिया की ग्रोथ पे भरोसा है तो इस सेक्टर पे भरोसा कर सकते हो। लास्ट सेक्टर जो मैंने देखा है फंड चूज करते टाइम वो है एनर्जी सेक्टर, इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि हो सकता है इंडिया इसी तरफ बढ़ रहा हो और गवर्नमेंट के कुछ ऐसे प्लान्स हो जो इस सेक्टर को बहुत तेजी से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंपैक्ट करेंगे और ये सेक्टर बहुत तेजी से ग्रो होगा। और ये भी हो सकता है कि गवर्नमेंट का नेशनल सोलर मिशन करके कुछ प्लान हो, उदय स्कीम करके कुछ हो, सोलर एनर्जी को लेके कुछ हो, और हो सकता है कि टारगेट्स हो गवर्नमेंट के कि 2030 तक ई व्हीकल्स में हर कैटेगरी में 30% ई व्हीकल्स होने चाहिए। हो सकता है 2070 तक गवर्नमेंट के कुछ प्लान हो, और ये भी हो सकता है कि चार्जिंग स्टेशंस बनाने का कुछ प्लान हो गवर्नमेंट का, और हो सकता है नहीं, ये सारे ही गवर्नमेंट के प्लान्स हैं और जाके पढ़ो तो समझ में आ जाएगा। और साथ में AI आ रहा है। तो AI कैसे काम करता है, AI काम करता है डेटा के बेस पे। डेटा कहाँ रहता है, सर्वर्स में। सर्वर्स कैसे काम करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से। तो इलेक्ट्रिसिटी तो चाहिए ही चाहिए, और US में इंडिया के मुकाबले सिर्फ 40% पॉपुलेशन है, लेकिन फिर भी वो इंडिया से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं। तो क्योंकि वो एक डेवलप्ड कंट्री है और इंडिया भी डेवलप हो रहा है, तो डेवलप हो रहा है तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो मेरे हिसाब से तो बढ़ेगा। तो ये सारी चीजें जो भी मैंने बताई, इसके बेस पे मेरे को लगा कि वो फंड ग्रो करेगा, और हो सकता है ना करे, आई मे बी रॉन्ग। तो इट्स नॉट अ सजेशन फॉर यू, वो सिर्फ मेरी अंडरस्टैंडिंग के बेस पे मैं बोल रहा हूँ। हो सकता है मैं गलत हूँ, पर मेरे को उस फंड का सेक्टर एलोकेशन अच्छा लगा, इसलिए मैंने उसमें इन्वेस्ट करा, और उसका सेक्टर एलोकेशन की फोटो मैं यहाँ पे दे दूंगा, वीडियो को पॉज करके देख लेना। तो 8th पैरामीटर है रोलिंग रिटर्न्स। रोलिंग रिटर्न्स बताते हैं कि किसी भी टाइम पर एक फंड ने कितना रिटर्न्स दिया, और वो कितना बैलेंस रहा, मार्केट डाउन था तब भी। 9th है फंड मैनेजर, यानी कि उस फंड को मैनेज करने वाला बंदा कैसा है, उसको कितना एक्सपीरियंस है और उसके बाकी के फंड्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। 10th और लास्ट पैरामीटर है टर्नओवर, और ये मेनली सिर्फ मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स चूज करते टाइम ही काम आता है। लार्ज कैप में इसका उतना काम नहीं रहता है, क्योंकि लार्ज कैप में वैसे भी टर्नओवर बहुत ही कम रहता है। तो टर्नओवर क्या होता है, टर्नओवर होता है कि किसी भी फंड का जितना पैसा कंपनीज में इन्वेस्टेड है वो कंपनीज क्या बार बार चेंज हो रही है या नहीं हो रही है।
जैसे कि फॉर एग्जांपल फंड मैनेजर को लगा कि कंपनी ए अच्छा परफॉर्म करेगी, तो उसने अपने फंड का पैसा लगा दिया कंपनी ए पे, पर बाद में उसको लगा कि नहीं कंपनी ए अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, कंपनी बी अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो उसने कंपनी ए को सेल करके कंपनी बी के शेयर्स खरीद लिए। अब उसको लग रहा है कि नहीं बी भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, सी अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो उसने इसको बेच के फिर सी खरीद लिया। तो क्या बार बार कंपनी चेंज हो रही है? अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब वो फंड अच्छा नहीं है, ज्यादा टर्नओवर नहीं रहना चाहिए। मैक्सिमम मेरे अकॉर्डिंग, ये कोई डेटा के बेस पे नहीं है, मैं मेरे अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, मैक्सिमम 20 to 30% इज ओके मेरे लिए अगर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो। और अभी कुछ फंड्स हैं स्मॉल कैप और मिड कैप, उनके 300% तक टर्नओवर है, यानी कि पूरी की पूरी कंपनी चेंज हो रही है, उन्होंने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं क्योंकि अभी मार्केट ही वैसा है। तो ये होता है टर्नओवर, ये कम होना चाहिए, नेचुरली भी कम होना चाहिए डेटा के अकॉर्डिंग, और मेरे अकॉर्डिंग 10-20%, 20-30% हो तो इसी के साथ मेरे 10 पैरामीटर्स होते हैं खत्म। और अभी मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है एक लार्ज कैप इंडेक्स फंड में, और मैंने लेकिन मेरे लिए मिड कैप और स्मॉल कैप फंड सर्च करके रखे हुए हैं ताकि जब मार्केट क्रैश हो फ्यूचर में, अब वो तब कभी भी हो, तो उस टाइम पर मैं उन फंड्स को एक बार फाइनली एनालाइज करके उसमें अपना जितना भी पैसा है, जितनी भी मेरी सेविंग्स है, सारे एक साथ इन्वेस्ट कर सकूं ताकि अच्छे रिटर्न्स मिल सके। और ये है वो टॉप 3-4 म्यूचुअल फंड्स मिड कैप कैटेगरी में जो कि मैंने सर्च करके रखे हुए हैं फ्यूचर के लिए, और ये है वो स्मॉल कैप फंड्स जो कि मैंने सर्च करके रखे हुए हैं फ्यूचर के लिए। और जब मैं फ्यूचर में जब भी मार्केट क्रैश होगा तब मैं अपना पैसा इन्वेस्ट करूंगा मार्केट में, तो मैं एक बार उस टाइम पर भी अपना पोर्टफोलियो जरूर शेयर करूंगा। तो अब मैं अपना पोर्टफोलियो दिखाने से पहले ये बता देता हूँ कि वो फंड कौन सा है जिसमें मैंने अपने पैसे इन्वेस्ट करे हुए। और जब मैं ये फंड सर्च कर रहा था तो मेरे पास लास्ट में फाइनल में सिर्फ 2 फंड्स बचे हुए थे, जिसमें से एक था SBI निफ्टी 50 इंडेक्स डायरेक्ट प्लान और एक था UTI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ। तो इनका कंपैरिजन मैंने मेरे फोन में ही उस टाइम पे लिख लिया था, फाइनल बचा था तो उसका स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पे लगा दूंगा कि मैंने उनकी रेटिंग सर्च करी थी और बाकी सारी एक्सपेंस रेशो वगैरह सारी चीजें सर्च करी थी और सेक्टर एलोकेशन देखा था, उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा दूंगा। और इसके अलावा मेरे को 2 और बेस्ट इंडेक्स फंड्स लगे थे उस टाइम पे सर्च करते टाइम, वो है ये 2। और उस टाइम पर एक फंड और मिला था मेरे को सर्च करते करते जिसकी मेरे को सारी चीजें बहुत अच्छी लगी थी, और उस टाइम मेरे पास 15,000 स्पेयर मनी पड़ा था, तो मैंने वो पैसा उसमें उसी टाइम डाल दिया था, और ये है वो फंड। तो अब लास्ट में 2 इंपॉर्टेंट चीजें। तो पहली चीज ये कि अगर आप 2 या उससे ज्यादा इंडेक्स फंड्स में या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करोगे तो उस टाइम पे फंड्स ओवरलैप नहीं होना चाहिए। मान लो आपने फंड ए और फंड बी दोनों में इन्वेस्ट किया, लेकिन ये दोनों फंड आपके मिलके इन्वेस्ट कर रहे हैं सिर्फ एक ही कंपनी में, सेम कंपनी में, मान लो टाटा की कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपके दोनों फंड्स की जो रिटर्न्स रहेंगी वो सेम ही रहेगी, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि दोनों जो फंड्स हैं वो एक ही कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं जाके। तो ऐसे फंड्स ओवरलैप नहीं होना चाहिए, ये चेक कर लेना, ये आप जाके किसी वेबसाइट पर चेक कर सकते हो, क्योंकि अगर फंड्स ओवरलैप हो रहे होंगे तो सिर्फ आपका नुकसान ही होगा, ज्यादा ब्रोकरेज देके, और रिटर्न्स सेम ही रहेंगे। दूसरी और लास्ट चीज, ये है एक मिस्टेक जो मैंने करी और मैं नहीं चाहता कि कोई और करे, क्योंकि मेरे को अभी रियलाइज हुआ जब मैंने इन सब के बारे में सर्च किया कि वो एक मिस्टेक थी। और मिस्टेक ये थी कि मैं पिछले 1.5 साल से जॉब कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपना सारा पैसा सेव करता था सेविंग्स अकाउंट में, बैंक में, और मैं इसीलिए करता था, अभी तक इसलिए इन्वेस्ट नहीं करता था क्योंकि मैं सोचता था पहले जब मेरे पास एटलीस्ट 2-3 साल के लिए पैसा होगा कि मैं SIPs को अपने कंटिन्यू कर सकूं, तब मैं इन्वेस्ट करूंगा, तब मैं शुरू करूंगा। लेकिन वो बहुत बड़ी मिस्टेक थी, और ये मिस्टेक मेरे से हुई क्योंकि मैंने यूट्यूबर्स की बात सुनी कि SIP बीच में स्टॉप नहीं करना चाहिए, और वो सही बात है कि स्टॉप नहीं करना चाहिए, लेकिन उस स्टॉप नहीं करना चाहिए के चक्कर में बहुत सारे लोग शुरू ही नहीं करते हैं मेरे जैसे। तो शुरू करो, जितना जल्दी हो सके शुरू कर दो, बीच में अगर रुक भी जाती है तो कोई दिक्कत नहीं आती है, बाद में वापस से वहीं से कंटिन्यू कर सकते हो। तो रुक भी जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, जितना जल्दी हो सके शुरू कर दो, जितने पैसे है उतने लगा दो, एटलीस्ट जो पैसे आपने ऑलरेडी पहले लगा दिए हैं उनको कंपाउंड होने का टाइम मिल जाएगा, वो कंपाउंड हो जाएंगे। तो ये गलती मत करना, शुरू कर दो। SIP रुक भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, यूट्यूबर्स की बात सुनो, वो भी सही है कि स्टॉप नहीं करना चाहिए, लेकिन उसके चक्कर में आप शुरू ही नहीं करो, ये गलती मत करना, ये गलती मैंने करी। तो बस यही एक गलती थी जो मैंने करी, आप मत करना, स्टार्ट कर दो, इट्स ओके, क्योंकि अभी मैं शायद 24 या 25 साल का होऊंगा, तो आई थिंक आई स्टिल हैव द टाइम टू सी द मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। तो अब देख लो मेरा पोर्टफोलियो, तो ये है ग्रो एप्लीकेशन, मेरे को इसका इंटरफेस अच्छा लगता है इसलिए मैं इससे इन्वेस्ट करता हूँ। तो मैं आ गया म्यूचुअल फंड्स में, और ये है SIPs, तो ये है वो फंड जिससे मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है, UTI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ। तो इसमें मैं SIPs के थ्रू कर रहा हूँ। मैंने पहली SIP करी थी 500 रुपीज़ की, जो कि 24 अगस्त को करी, उसके बाद में सेकेंड इंस्टॉलमेंट गई थी 26 सितंबर को। उसके बाद में मैंने इसका अमाउंट बढ़ा दिया, यहाँ से चेंज अमाउंट करके 1000 रुपये, हर महीने 1000 रुपये की SIP जाएगी इस इंडेक्स फंड में। तो ये थी SIPs। और जो मैंने एक बताया था कि एक फ़ंड मेरे को मिला था, वो है ये फ़ंड आदित्य बिरला सन लाइफ, ये वाला, ये मेरे को अच्छा लगा था,
ज़्यादा पुराना नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे को इसकी सारी चीज़ें अच्छी लगी, इसलिए मैंने डायरेक्ट इसमें 15,000 स्पेयर मनी पड़ा था तो डाल दिया था ये। तो मेरा पोर्टफोलियो एनालिसिस अगर करें तो इसमें मार्केट कैपिटलाइजेशन देखो 76% पैसा इसका लार्ज कैप में है, यानी कि मोस्टली सेफ है। सेक्टर्स अगर देखोगे एनर्जी में 45%, फाइनेंशियल में 29%, टेक्नोलॉजी में भी नहीं है लेकिन आगे के मेरे प्लान्स है। तो ये है वो फंड्स, ये है मेरा पूरा पोर्टफोलियो, और अभी माइनस में चल रहा है क्योंकि मार्केट कुछ दिनों से नीचे चल रहा है, और कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मेरे प्लान्स है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। सो दैट्स इट।